नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 10 जो कि है आधारभूत लोकतंत्र। और आज के इस भाग 1 के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक बड़ी जनसंख्या वाले देश या फिर क्षेत्र को चलाने के लिए शासन व्यवस्था जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या की बच्चों, तो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि भारत की जनसंख्या जो कि लगभग 1.4 अरब से भी ज्यादा है। अब इतने बड़े लोगों के एक समूह पर या फिर इतनी बड़ी जनसंख्या पर अगर उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना है, मतभेद नहीं होने देना है, तो हमें शासन की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं। मनुष्य लंबे समय से समुदायों में रह रहा है। जैसा कि हमने बात की थी, प्राचीन भारत में मानव जो है वो एक समूह में रहना प्रेफर करता था। तो शुरुआत में लोग समूह में रहते थे, जिससे कि कई समुदाय बने। आगे जाकर जब जनसंख्या ज्यादा हुई तो यहाँ पर यही बोला गया है कि मनुष्य जो है वो लंबे समय से एक समुदाय में रह रहा है। जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में मतभेद हो सकता है, अव्यवस्था हो सकती है। तो पहले जिस तरीके से एक समूह का मुखिया होता था, उसी प्रकार से इतनी बड़ी जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए या फिर उनमें व्यवस्था रखने के लिए क्या जरूरी है? शासन जरूरी है। तो इसीलिए इस मतभेद और अव्यवस्था को रोकने के लिए शासन स्थापित किया जाता है किसी भी क्षेत्र में। समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम आवश्यक हो जाते हैं। अब एक बड़ा समाज है या फिर समुदाय है, उसके बीच में अगर संतुलन बना के रखना है, सामंजस्य बना के रखना है, तो कुछ नियम होंगे जिनका अनुपालन उस समुदाय के सभी लोग करेंगे, ताकि पूरे समुदाय में शांति बनी रहे। तो यही नियम और कानून की हम बात करेंगे। अब अगर हम नियम की बात करें बच्चों, तो उदाहरण के लिए आपकी जब परीक्षा होती है तो परीक्षा के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आपको साथ में कोई फोन वगैरह नहीं लेके जाना है, आपको चीटिंग नहीं करनी है, किसी का उत्तर देखकर नहीं लिखना है। तो ये सारे नियम क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आप जो परीक्षा दे रहे हो वो अपने ज्ञान के अनुसार उसमें उत्तर लिखें, ताकि जो मूल्यांकन हो वो सही तरीके से हो। और हर काम को करने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, उसी की अनुपालना हो। इसलिए आपकी परीक्षा में भी नियम होते हैं, तो आपको उन नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरे उदाहरण की हम बात करें तो वो है यातायात नियम। यातायात के नियम क्यों बनाए जाते हैं बच्चों? हमारी भारत का ही उदाहरण ले लीजिए। हमारी भारत की इतनी ज्यादा जनसंख्या है। अब जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, लोगों के पास गाड़ियां भी उतनी ज्यादा होंगी। तो अब सड़क पे इतनी सारी गाड़ियां स्पीड कंट्रोल से नहीं चल रही है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए यातायात के नियम होते हैं, ताकि लोग सही तरीके से गाड़ी चलाएं, एक सुव्यवस्थित तरीके से या फिर सुनिश्चित स्पीड के नीचे गाड़ी चलाएं, ताकि एक्सीडेंट्स आदि को रोका जा सके और इसी तरह यातायात प्रणाली सुचारू रूप से चल सके। इसीलिए ये सारे नियम बनाए जाते हैं। तो यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। आप तो अभी बहुत छोटे हैं, क्लास 6 में हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को ये चीज जरूर बता सकते हैं कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि सब सुरक्षित रहे, सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए और कोई एक्सीडेंट भी ना हो। तो यदि कोई भी इंसान नियमों का पालन नहीं करेगा तो समाज काम नहीं करेगा। हमारे समाज में जितने भी नियम हैं, चाहे सरकार द्वारा बनाए गए हो या फिर कुछ अलिखित नियम भी होते हैं जो हमारे परिवार और समाज द्वारा बनाए जाते हैं, तो उन नियमों का पालन करना जरूरी है। अन्यथा क्या होगा? हमारा समाज कार्य नहीं करेगा, जो कि एक सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करता आ रहा है। अब आगे बढ़ें तो शासन के अंदर भी 3 प्रणाली होती है या फिर 3 स्टेज हम बोल सकते हैं। निर्णय करना। निर्णय करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे समाज के लिए निर्णय करना महत्वपूर्ण है। कोई भी निर्णय नहीं होगा या फिर नियम नहीं बनाए जाएंगे तो हमारा समाज सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। दूसरा है नियम बनाना, ताकि नियमों के अनुसार समाज को सुव्यवस्थित तरीके के अनुसार चलाया जा सके। तीसरा है अनुपालन। अब नियम तो बन गए, कानून भी बन गया, लेकिन अगर लोग उनका पालन नहीं करेंगे, अनुपालन नहीं करेंगे, तो उन नियम के बनने का फायदा क्या है? तो तीसरा पॉइंट यही है कि अनुपालना, जो नियम बने हैं, जो कानून बना है, उनकी अनुपालना करना। तो शासन के अंतर्गत
ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है कि इतने बड़े समूह का या फिर इतनी बड़ी जनसंख्या का कैसे सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से उनके बीच में सामंजस्य बना रहे, कोई मतभेद ना हो। तो अगर हम सरकार की बात करें बच्चों, तो सरकार क्या करती है या फिर सरकार क्या होती है? सरकार होती है व्यक्तियों का समूह या फिर व्यवस्था। ये एक व्यवस्था प्रणाली है जो कि व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, कुछ नियम बनाए जाते हैं और सरकार ये सुनिश्चित करती है कि इन नियमों का पालन किया जाए। किसके द्वारा? जनता के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा। अब एक तो हो गया नियम, अब इससे भी बड़े स्टेज पर जाएं तो वो होता है कानून। जो महत्वपूर्ण नियम होते हैं जितने भी, उनको हम कानून बोलते हैं। तो कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियम जिनको कानून बोला जाता है। तो सरकार के अंदर ये कानून बनाना, उन कानून और नियमों की पालना करना आदि सम्मिलित होते हैं। तो नियम और कानून जो है बच्चों, वो एक ही बार में या फिर जल्दी से नहीं बन जाते। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लंबे समय में धीरे 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 कुछ नियम और कानून ऐड होते जाते हैं। कुछ कानून हटते हैं, उनकी जगह दूसरे कानून आते हैं, या फिर कुछ कानूनों में बदलाव लाया जाता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि नियम और कानून एक बार में ही तय नहीं हो जाते, इनमें समय लगता है। एक समय, पूरा जो समय होता है, काफी बड़ा पीरियड होता है, उसके अंदर ये सारे नियम सुनिश्चित किए जाते हैं ताकि हमारा समाज या फिर सभी लोग के बीच में कोई मतभेद ना हो और व्यवस्थित रहे सभी। समाज को नियंत्रित करने वाले कानून और नियमों में नागरिकों की भी भूमिका होती है। नागरिक कौन है? हम लोग, जनता। अब अगर नागरिक या फिर जनता उन नियमों और कानून का पालन नहीं करेगी, उनमें ध्यान नहीं रखेगी, तो फिर नियम और कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है। नियम और कानून बनाने का मतलब तभी है जब लोग उसकी अनुपालना करें। हमने पीछे पढ़ा था कि नियम और कानून की अनुपालना भी सरकार के अंडर आती है। तो अगर लोग उसको मानेंगे नहीं, उसकी अनुपालना नहीं करेंगे, तो फिर नियम और कानून बनाना व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए हमें सभी नियमों और कानूनों का अनुपालन करना चाहिए। उन नियमों के प्रति या फिर अपने देश के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम सभी कानून और नियमों का पालन करें और आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे कुछ सार्वजनिक सेवा एवं अन्य गतिविधियों के बारे में। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर कई सारी सार्वजनिक सेवाएं दर्शाई गई है। पहले चित्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि यहाँ सड़क निर्माण हो रहा है। सड़क निर्माण किसके लिए जरूरी है? यातायात के लिए। दूसरा है रेल मार्ग और रेल, वो क्यों जरूरी है? लोगों के परिवहन के लिए और सामान के परिवहन के लिए। सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मालगाड़ी बोला जाता है। तो मालगाड़ी के अंदर बहुत भारी मात्रा में या फिर बहुत ही ज्यादा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो ये क्या हो गया? सार्वजनिक परिवहन, लोगों का भी हो गया और किसका? सामान का हो गया। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इस चित्र के अंदर आपको दिख रहे हैं सैनिक। तो हमारे देश की सीमा पर तैनात ये सुरक्षा कर्मी जो कि सैनिक है, वो भी क्या है? सार्वजनिक सेवा के अंडर आते हैं। सभी लोगों के लिए ये सीमा पर तैनात है ताकि हमारे देश को कोई भी नुकसान ना आए। चौथे नंबर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डॉक्टर रोगी का इलाज कर रही है, तो ये भी सार्वजनिक सेवा के तहत आता है। आगे बढ़े तो पांचवें नंबर पर यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी प्राकृतिक बाढ़ या फिर आग लग जाए, उसके लिए यहाँ पर आपदा प्रबंधन वाले लोग व्यक्तियों की जान बचा रहे हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर है यातायात पुलिस। जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो है ताकि सभी लोग यहाँ पर यातायात के नियमों का पालन करें। ये लोग सुनिश्चित करते हैं और जो लोग इन यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है उनको दंड दिया जाता है और उनसे जुर्माना भी लिया जाता है। उससे उनको सीख मिलेगी कि आगे वो इन सारे नियमों की पालना करें। उससे आगे अगर हम बढ़ें, सातवें नंबर पर हम देख सकते हैं ये है न्यायालय। न्यायालय बच्चों तय करता है कि अगर किसी ने कोई कानून या नियम तोड़ा है तो उसको क्या दंड देना चाहिए, या फिर उस अपराधी पर जो आरोप लगे हैं वो सही है या नहीं। अगर वो आरोप सही लगे हैं तो उसको दंड देना, या फिर जिस कानून के तहत उसको दंड दिया जा रहा है वो कानून लोगों के हित में है या नहीं, ये सब कौन तय करता है? न्यायालय वाले तय करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है।
तो यहाँ क्या दिखाई देता है हमें? शिक्षा। तो शिक्षा भी क्या है? एक तरह की सार्वजनिक सेवा है। शिक्षा हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा से लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, जागरूक होते हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में भी मदद मिलती है। उसके आगे हम यहाँ देख सकते हैं एक डाकिया यानी कि पोस्टमैन, जो हमारी पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बैंक। बैंक के अंदर लोग पैसे लेने और पैसों का लेन देन करने के लिए जाते हैं। तो ये सभी प्रकार की क्या हो गई? सार्वजनिक गतिविधियां, और भी जितनी अन्य गतिविधियां हैं वो सभी इसके अंदर शामिल है। अब हम बात करेंगे सरकार के 3 अंगों की। हमारी सरकार जो है बच्चों, किसी भी देश की सरकार के 2 या फिर 3 स्तर या अंग होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सरकार के 3 अंगों की। मुख्यतः हमारी सरकार की हम बात कर रहे हैं, भारत की सरकार की। तो इसमें पहला अंग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका क्या काम करती है बच्चों? कोई भी कानून बनाना या फिर उसके अंदर कुछ बदलाव लाना, कोई कानून निरस्त करना, ये सारा काम किसका होता है? विधायिका का। उसके बाद आती है कार्यपालिका। कानून तो बन गए, अब कानून को लागू कौन करेगा बच्चों? तो वो करेगी कार्यपालिका। कार्यपालिका जितने भी कानून और नियम बने हैं उनको लागू करती है। और तीसरे नंबर पे है न्यायपालिका, जो ये तय करती है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है या नहीं। अगर हाँ, तो उसको क्या दंड देना चाहिए, या फिर उस पर जो भी इल्जाम लगे हैं, जुर्माने लगे हैं, वो सही है या नहीं। या फिर जितने भी कानून जो कि विधायिका द्वारा बनाए गए हैं और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए हैं, वो लोगों के हित में है या नहीं, वो सब कौन तय करती है? न्यायपालिका तय करती है। तो ये हमारी सरकार के 3 अभिन्न अंग है, जो कि लोगों के बीच में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने में काम करते हैं। अब विधायिका की अगर हम बात करें बच्चों विस्तार से, तो विधायिका क्या करती है, या फिर ये एक ऐसी संस्था है जो नए कानून बनाती है। क्या बनाती है? नए कानून बनाती है, जिनको विधान भी बोला जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि पुराने जो कानून बने हैं उनके अंदर संशोधन भी किया जाता है, या फिर वर्तमान के कुछ कानूनों को निरस्त करना। अब निरस्त क्यों किया जाता है? क्योंकि हो सकता है वो कानून लोगों के हित में ना हो। जनता के प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा किया जाता है। ये सारा कार्य जो है कानून बनाने का, कानून निरस्त करने का, या फिर कोई संशोधन लाने का, ये सब कौन करता है? जनता के प्रतिनिधियों का एक समूह या फिर एक सभा द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आएगा कानून या नियम लागू करने वाली। कौन सी? कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है बच्चों? ये शासन का वो अंग है जो कानूनों को लागू करता है। क्या करता है? कानून को लागू करता है। याद रखिएगा, बनाता कौन है? विधायिका बनाती है। इसमें शामिल है राष्ट्र और राज्य के प्रमुख, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य जितने भी मंत्री होते हैं वो सभी। इसमें क्या होगा? कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए जिम्मेदार कोई भी एजेंसी भी शामिल होती है। तो इतने सारी चीजें जो है, या फिर इतने सारे लोग या फिर संस्था इसके अंदर, एजेंसी इसके अंदर शामिल होती है, ताकि कानून को अच्छे से लागू किया जा सके। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे न्यायपालिका की। तो न्यायालयों की प्रणाली पर निर्णय देती है, या फिर न्यायालयों की प्रणाली जो निर्णय देती है। या क्या किसी ने कानून तोड़ा है? जैसा कि मैंने अभी बात की थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कानून तोड़ा है, अगर कानून तोड़ा है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, या फिर उसको क्या दंड देना चाहिए, ये कौन सुनिश्चित करती है? न्यायपालिका। जैसा कि आप इस शब्द से ही समझ रहे हैं, न्यायपालिका के आगे न्याय आता है, तो लोगों को न्याय दिलाना, जिसने गलत किया है उसको दंड देना, और जिसने सही किया है उसके हित में आवाज उठाना। तो कभी कभी ये भी जांच करता है कि ये जो तीनों अंग हैं सरकार के, वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, या फिर कार्यपालिका द्वारा लिया गया निर्णय सही है या फिर नहीं, या फिर क्या विधायिका द्वारा पारित कानून जो है वो सुचारित है या फिर सभी के लिए उचित है। जैसा कि मैंने बताया था, लोगों के हित में कोई कानून है या नहीं, ये भी न्यायपालिका सुनिश्चित करती है। दूसरा, कार्यपालिका द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो भी सही है या फिर नहीं है, ये भी न्यायपालिका द्वारा डिसाइड किए जाते हैं।
तो ये सारे जो 3 अंग है सरकार के बच्चों, ये लोगों के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए ज़रूरी है। और शक्तियों का पृथक्करण किया गया है बच्चों। ये जो तीनों सरकार के अंग है, इन तीनों के अंदर शक्तियाँ बटी हुई है। जैसा कि हम यहाँ पर चित्र पर देख सकते हैं, शासन, इसके 3 अंग होते हैं। कौन से? विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका हो गया। तो ये जो तीनों स्तर है सरकार के, या तीनों अंग है, इनके बीच में कुछ-कुछ शक्तियाँ डिवाइडेड है, जिनका पृथक्करण हुआ है। हर किसी को कुछ शक्तियाँ दी गई है, तो यहाँ पर हम शक्तियों का विभाजन देख सकते हैं। और तो और ये जो तीनों अंग है सरकार के, वो तीनों एक दूसरे पर नज़र भी रख सकते हैं, या फिर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि तीनों अपने अनुसार सही कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं। और अगर कोई सही कार्य नहीं कर रहा हो तो उसको वापस से रास्ते पर लाना या फिर उसको सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है तीनों पर। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं या फिर निर्भर करती है। शासन को किसी भी अच्छे तंत्र में इन तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है। अर्थात क्या हुआ कि शासन का कोई भी प्रकार या फिर किसी भी तंत्र को चलाने के लिए इन तीनों में कुछ पृथक रखा जाता है, या फिर कुछ शक्तियां डिवाइडेड होती है। तीनों के अपने अपने काम होते हैं, जबकि ये तीनों क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक साथ कार्य भी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या बने? विधायिका में कानून बने, फिर उसको पारित किसने किया? कार्यपालिका ने किया। फिर किसी ने कुछ गलत किया है तो क्या गलत किया है, और कुछ गलत किया है तो क्या दंड देना चाहिए, ये कौन सुनिश्चित करता है? न्यायपालिका। तो ये तीनों क्या हुए? एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। इसीलिए किसी भी सरकार के या शासन के तंत्र को चलाने के लिए बच्चों, शक्तियों का पृथक्करण जरूरी है कि हर अंग को कुछ न कुछ शक्तियां दी जाए और वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो, ताकि तीनों जो है वो मिलजुल कर काम कर सके। यहाँ पर हम शक्तियों का पृथक्करण का उदाहरण देखेंगे, या फिर शक्तियों का पृथक्करण किस प्रकार से हुआ है वो जानेंगे। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानमंडल, यहाँ क्या बनते हैं? कानून बनते हैं। कार्यपालिका क्या करती है? उनको लागू करती है। और न्यायपालिका सही या फिर गलत का निर्णय लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो निशान है तराजू का, यहाँ पर सच और झूठ का, या फिर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसके बारे में फैसले सुनाए जाते हैं। तो ये शक्तियों का पृथक्करण है सरकार के या शासन के तीनों अंगों के अंदर। आगे बढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शक्तियों को पृथक किया जाता है। पूरी प्रणाली जो है शासन की बच्चों, उसको नियंत्रित करना और संतुलन बनाए रखने के लिए शक्तियों का पृथक्करण जरूरी है। अर्थात सरकार का प्रत्येक अंग जो है वो दूसरे अंग पर निगरानी कर सकता है। जैसे कि मैंने बोला था, ये निर्भर तो है ही एक दूसरे पर, लेकिन ये निगरानी भी करते हैं कि सभी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं। तो यदि कोई अंग अपेक्षित भूमिका में जाकर कार्य कर रहा है तो उसको नियंत्रित करके पुनः संतुलन स्थापित कर सकता है। अर्थात अगर कोई रास्ता भटक जाए इनमें से, तो उसको सही रास्ते पर वापस लाना, ये इन तीनों की ही जिम्मेदारी होती है एक दूसरे के प्रति। तो ये उद्देश्य है शासन में शक्तियों के पृथक्करण का, कि क्यों शक्तियां विभाजित की जाती है तीनों अंगों के अंदर और कैसे ये तीनों अंग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम साइबर क्राइम के बारे में जानते हुए। साइबर क्राइम कैसे बढ़ा या फिर क्या होता है बच्चों? तो पूरी दुनिया में डिजिटल तकनीक जो है वो समाज की कार्य प्रणाली में बदलाव लेके आ रही है। डिजिटल तकनीक जो है बच्चों, कुछ सालों से या फिर दशकों से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे देश में या फिर हमारे समाज में बदलाव ला रही है। तो भारत में लगभग 30 वर्ष पहले धन हस्तांतरित करने के लिए, मतलब पैसे भेजने के लिए, किसका प्रयोग किया जाता था? डाकघर का। डाकघर के अंदर मनी ऑर्डर दिए जाते थे। मनी ऑर्डर का क्या मतलब है बच्चों? सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंचाना। भुगतान भेजने के लिए बैंक का प्रयोग किया जाता था, जिसमें डिमांड ड्राफ्ट, मतलब एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे ट्रांसफर करना, किसी भी इंसान के एक खाते से दूसरी खाते में पैसे ट्रांसफर करना। ये चेक से थोड़ा सा अलग है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि भुगतान भेजने के लिए बैंक या फिर डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था कुछ सालों पहले। यहाँ पर हम लगभग 30-40 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो डिजिटल तकनीक ने क्या किया? अपराधियों के एक ग्रुप को जन्म दिया, या फिर अपराधियों के एक प्रकार के वर्ग को जन्म दिया।
उन लोगों ने क्या किया, डिजिटल तकनीक के माध्यम से अपराध करने शुरू किए। ये अपराधी क्या करते हैं, लोगों के पैसे चुराने के लिए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे वो लोगों को चूना लगा सकें या फिर पैसे चोरी कर सकें, वो भी डिजिटल तकनीक के माध्यम से। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सरकारों को ऐसे कई सारे आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कई सारे कानूनों का निर्माण करना पड़ा। तो कई सारे कानून पारित किए गए और तो और इनमें से कुछ अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया, कुछ को दंड दिया गया, जुर्माना भरा गया कुछ के द्वारा और न्यायालय में उन्हें दोषी ठहराया गया। आमतौर पर उन पर जुर्माना लगाया जाता है और कुछ साल की जेल भी होती है। तो ये सारे दंड सुनिश्चित है। जितने भी साइबर क्राइम के केसेस होते हैं या फिर साइबर क्राइम के लिए जितने कानून पारित हुए हैं, उनके अंदर उन दोषियों को सजा दी जाती है, उनके ऊपर जुर्माना भी लगता है और कुछ साल की जेल भी हो सकती है। अब साइबर क्राइम के अगेंस्ट ये कानून बनाना क्यों जरूरी है, ताकि इन डिजिटल अपराधों को रोका जा सके। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या जाना कि शासन क्यों जरूरी है, शासन के कौन कौन से अंग है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और किसी भी देश में या फिर किसी भी जगह पर एक शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शक्तियों का पृथक्करण करना पड़ता है, ताकि शासन का जो तंत्र है वो मजबूत रहे और सुचारू रूप से चलता रहे। तीसरा, हमने बात की थी साइबर क्राइम के बारे में कि कैसे डिजिटल तकनीक, जो कि पिछले कुछ समय से ज्यादा विकास कर रही है, उसके माध्यम से साइबर क्राइम ने जन्म लिया या फिर ऐसे अपराधियों ने जन्म लिया जो कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से कुछ अपराध करते हैं। फिर उनके लिए कुछ कानून बनाए गए ताकि उनको उनके अपराध के अनुसार दंड दिया जा सके। अब बच्चों, हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, नए कानून बनाने के लिए सरकार का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ऐसा कौन सा अंग है जो कि नए कानून बनाता है? विकल्प एक है कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा है विधायिका और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, इनमें से ऐसा कौन सी संस्था है या फिर सरकार का अंग है जो कि नए कानून बनाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों विकल्प स, जो कि है विधायिका। विधायिका नए कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कोई इंसान अगर कुछ गलती करे तो उसको क्या दंड देना है ये सुनिश्चित करती है। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सी प्रणाली है जो ये सुनिश्चित करती है कि सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग की जांच कर सके, या फिर ये प्रणाली क्या कहलाती है? विकल्प एक है शासन, दूसरा है साइबर अपराध, तीसरा है शक्तियों का पृथक्करण और चौथा है डिजिटल सरकार। तो शासन क्या होता है बच्चों? किसी भी समुदाय को या एक बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, उनके बीच में मतभेद ना हो, व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए शासन जरूरी है। साइबर अपराध क्या होता है? डिजिटल तकनीक के कारण से जो अपराधियों ने जन्म लिया है और वो डिजिटल तकनीक के माध्यम से अपराध करते हैं, उसको साइबर अपराध कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। क्यों किया जाता है? ताकि एक अंग दूसरे अंग की जांच कर सके कि सभी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? विकल्प एक है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा है न्यायाधीश, चौथा है मंत्री। यहाँ बच्चों अपने दिमाग का प्रयोग करना और याददाश्त का भी। हमने जब बात की थी कार्यपालिका की, तो हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री कई सारे पढ़े थे नाम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राष्ट्रपति, जी हाँ ये सही है, प्रधानमंत्री सही है, मंत्री भी सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यायाधीश, यहाँ पर न्याय शब्द है बच्चों, जो कि न्यायपालिका के अंडर होता है। तो ये विकल्प स क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि निम्नलिखित में से कार्यपालिका का हिस्सा कौन नहीं है? न्यायाधीश कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।